अगर कोई सही मायने में दो बातें पे खरा उतरने वाला यदि कोई पार्टी है, और वो दो बातें कल मैंने हर जगह अपने तकरीर में मैंने कहा था, चाहे वो शकर चिक्कन में हो, चाहे वो कर्ज़खार में हो, चाहे वो तहसीरू में हो। देखिए, हमको दो बात जो है लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। हमारे पार्टी पूरे खित्ते लद्दाख में दो बात की बुनियाद पे चलते हैं, कौम खिदमत और इलाके तरक्की, और तीसरा हमारा कोई एजेंडा नहीं है। और कौम खिदमत जितना भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में किया, अलग अलग गरीब कल्याण योजनाओं के जरिए, गोल्डन कार्ड के जरिए, बिजली, पानी, सड़क के जरिए, हर एक करगिल के बाशिंदा को आज गोल्डन कार्ड 5 लाख रुपया समेत देने का काम किया है तो मोदी सरकार ने किया। हर एक गरीब के घर में सिलेंडर मुफ्त दे के चूल्हा जलाने का काम यदि किया है तो मोदी जी ने किया। हर एक घर में CFL बल्ब देने के बाद दूर दराज इलाकों तक बिजली खंबे तार से जुड़ाने का जो सफेद पोल देने का काम किया है तो मोदी जी ने किया। हर गरीब परिवार के घर BPL से नीचे जितने भी गरीब है मुफ्त के राशन देने का काम मोदी जी ने किया, और आने वाले 5 साल फिर भी देने जा रहा है। अगर हम इस तरह से गरीब कल्याण, गरीब के लिए जितना सेवा हो रहा है, जितना खिदमत हो रहा है, उसी तरह अगर गिनते जाऊं तो अनगिनत काम जो है मोदी सरकार कर रहा है। इसलिए हमारा नारा होना चाहिए आवाम की खिदमत, चाहे वो हमारे मुलाजिमत का बेनिफिट देना हो, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस से लेके, या उनके बच्चों को तालीम देने को लेके, या उनके अलग अलग LTC को लेके, अलग अलग चीजों के, तरह तरह चीजों के, जो मैंने पिछले इलेक्शन में एक वीडियो बना के भी बताया था कि मोदी सरकार ने मुलाजिम के हक में कितना काम किया। लद्दाख पुलिस के बारे में, पहले हमारे लोग यहां से श्रीनगर पोस्टिंग जाते थे, उसके बाद वापस आने का नाम और निशान नहीं। काफी लोग शहीद भी हो चुके, कौन जिम्मेदार है? NC और कांग्रेस को यह जवाब तो देना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे लेके हमारे महिलाएं जो पुलिस में, वो श्रीनगर के अनंतनाग जैसे, साउथ कश्मीर जैसे इलाकों में एक हाथ में बच्चे लेके, एक हाथ में डंडा लेके, वो टेयर गैस के बीच में हमारे लड़की लोग तैनात, कौन जिम्मेदार इसका? लेकिन मोदी जी आने के बाद लद्दाख पुलिस अलग किया, और सबसे ज्यादा पुलिस में रिक्रूटमेंट हुआ, सबसे ज्यादा नौकरी हमारे दौर पे देने का काम हुआ। और मैंने केसरी में भी कहा था, इनके हुकूमत के दौर में 10 साल का अगर आप डेटा निकाल के देखोगे, 10 साल में ले कारगिल दोनों मिला के 2800 नौकरी ही दिया। 10 साल का ब्यौरा दे रहा हूं मैं। हमारी हुकूमत में यूटी बनने के बाद की मैं डेटा दे रहा हूं, पिछले 4 साल में 3500 प्लस परमानेंट नौकरी हमारे हुकूमत ने दिया। और उन्होंने जब नौकरी देते थे, यारी दोस्ती को देते थे। कल मैंने एक सुना था स्टोरी, आप सब जानते हैं, उसको आगे बढ़ाओ। हकीकत है कि नहीं है? सही है। अपने सिफारिश करके पहचान के लोगों को, रिश्तेदारों को, उन्हीं लोगों को नौकरी देता था। कारगिल के सभी लोग जानते हैं। हमारे हुकूमत आने के बाद इंटरव्यू का सिलसिला खत्म किया, क्योंकि इंटरव्यू के 20 मार्क्स में खिलवाड़ होता है, उसी में जान पहचान होता है, उसी में पहचान का नंबर बढ़ाते हैं। जो कोई गरीब लोग आते हैं ठीक तरह से सवाल भी नहीं करते, मजाक उड़ा के वापस भेज देते। लेकिन हमारे हुकूमत आने के बाद इंटरव्यू का सिलसिला खत्म करके ऊपर से नीचे तक जितना भी पोस्ट है, आज OMR शीट पे होता है टेस्ट, रिटन टेस्ट में। जिनके हाथ में तालीम है, कलम में ताकत है, दम है, कोई आपको पहचान की जरूरत नहीं है। आज इतने ट्रांसपेरेंट सिस्टम गरीब आवाम के हक में। अब अपने हर कार्यकर्ता लोगों को मेरा गुजारिश है, अब अपने गांव में पता कीजिए,
यूटी होने के बाद किन किन को परमानेंट नौकरी मिला। अब जरूर जाना उनके घर मुबारकबाद देने, जरूर जाना। यह एहसास दिलाना चाहिए कि हमारे हुकूमत के दौर पे ये गरीब के लड़के लड़की लोग जो है सर उठा पा रहा है, जरूर याद दिलाना। आज हमारे हुकूमत के दौर में मोदी जी ने जितना लेकर तरक्की किया उतना करगिल का किया, जितना करगिल का किया उतना लेकर किया। और मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूं, कारगिल में जितना दौरा किया पिछले 5 साल में वो रिकॉर्ड है। सर्दी में भी आया, गर्मी में भी आया, इलेक्शन में भी आया, नहीं इलेक्शन है तब भी आया, हर गांव में किया, हर गांव में किया। और जहां जहां हमारे पार्टी के एमपी ने कदम रखा वहां डेवलपमेंट पहुंचा। कितने सारे 4G मोबाइल टावर करगिल में लगा, कितने सारे गांव में जो है जल जीवन मिशन काम कंप्लीट हो गया, अभी पानी की सहूलियत हो रहा है, और बाकी गांव में अभी जल्दी कंप्लीट होने जा रहा है। इतने सारे काम कारगिल के आपके सामने है। हॉस्पिटल पूछो ना ये एमसी कांग्रेस वालों को, यहां से मरीज को श्रीनगर भेजने के अलावा क्या काम किया है? और इनके बेशर्मिंदा की हाथ यहां तक है, यहां से पेशेंट को श्रीनगर बेचने में भी ये लोग वोट बनाते हैं। भाई मैं आपको बेच रहा हूं, शर्म नहीं आता भाई बेच रहा? हाँ, उधर डॉक्टर को मैं फोन कर रहा हूं, उधर हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए मैं आपको मदद करूंगा, शर्म नहीं आता? भाई बेचते ही क्यों हो? इतना तो आप में ताकत होना चाहिए, बेचते ही क्यों आप? इधर सारा इक्विपमेंट, सारा फुल फ्लेज डॉक्टर, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों खड़ा नहीं किया इन्होंने पिछले 70 साल में? एमपी करगिल से भी हुआ, एमएलए आपके कौम से हुआ, सीईसी हमेशा करगिल से मुसलमान ही रहा, क्यों? लेकिन नहीं, जब काम करने पे आते हैं नालायक लोग यहां पे बैठे। मैं बता रहा हूं आपको, मैं लोकसभा वेबसाइट से पार्लियामेंट में 1964 से जब लद्दाख अलग से पार्लियामेंट्री क्षेत्र हुआ, तब से पहला एमपी हमारे कुशोक बाकुला जी गए थे, दूसरी बार कुशोक बाकुला जी गए थे। उसके बाद जितने भी लद्दाख से एमपी गए, लेह से भी गए, करगिल से भी गए, कांग्रेस का भी गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी गए, और आपके करगिल से आजाद उम्मीदवार भी गए। आप लोग खुद रिसर्च कर लेना, एक बार लोकसभा वेबसाइट खोल के 10 मिनट जरूर देखना, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज। आपके कारगिल से मुसलमान एमपी जो गया, मैं नाम नहीं लूंगा, वो शायद इस दुनिया में कोई है कोई नहीं है, 5 साल में पार्लियामेंट में 5 सवाल पूछता है, 5 साल में 5 सवाल, मैंने हर साल एक सवाल। आज के दौर में मैं आपको फक्र के साथ बता रहा हूं, आपको मैं हिसाब किताब दे रहा हूं, पिछले 5 साल में पार्लियामेंट में 110 सवाल हमने पूछा लद्दाख के, कारगिल के लेकर टर्की को लेकर। 40 बार पार्लियामेंट के डिबेट में पार्टिसिपेट किया। तो सारा वेबसाइट पे डेटा निकालिएगा। मैं नहीं कहता हूं कि मैं ही कर सकता हूं, ये अहंकार नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने चुन के भेजा उन लोगों को मैं अपना रिपोर्ट कार्ड बता रहा हूं, और वो रिपोर्ट कार्ड भी कंपैरिजन के साथ बताना बहुत जरूरी होता है। देखिए, यहां से ये एमसी कांग्रेस वाले बार बार नारा लगाते हैं, अभी इस बार फिर कौम यकजहती का कोशिश करेंगे ये लोग, अपने मुफत के लिए बताएंगे ये लोग तरह तरह की बात। जरा पूछो ना, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम एक बार भी क्या इन्होंने पार्लियामेंट में लेने का हिम्मत किया है क्या? हमने लिया भाई, मुझे इस बात के फक्र है, तसल्ली है मुझे इस बात की। रिसेंटली पार्लियामेंट के तकरीर में आपने देखा होगा, इनको वो हिम्मत नहीं है, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ इलेक्शन के दौर पे
यहाँ पे बड़े आलिम लोग बैठे हैं, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे सिर्फ मजहब जज्बा लगा के अलग अलग पहाड़ों के बीच में अलग अलग फतवा जारी कर सकते और लोगों को गुमराह कर सकते। मैं बता रहा हूँ, लेकिन आज करगिल वो करगिल नहीं रहा। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले जिन लोगों को गुमराह करते थे, जो लोग करते थे, आज के करगिल वो नहीं रहा। आज मोदी जी ने गांव गांव में 4G इंटरनेट लगा के दिया है। माने अब दुनिया आपके हाथ पे है, दुनिया की तालीम आपकी उंगली पे है, दुनिया की तकरीर आप सुन सकते हैं, दुनिया के चाल डाल आप देख सकते हैं। माने आज के करगिल को कोई गुमराह नहीं कर सकते। ये फक्र की बात है और जबरदस्त चेंज आ रहा है। पिछले 4 दिन का आपने देखिए, 3 दिन का देखिए, शकर चिकतान वाले हमारे कचो शमीम इसमें बैठे हैं, बड़ी मुबारकबाद देता हूं। उनके मेहनत के बाद आज शकर चिकतान में बड़े पैमाने पे एक तब्दील आ रहा है, बड़े पैमाने पे। पूरे शकर चिकतान वाला दिन ब दिन बीजेपी में आ रहा है। क्यों? कल हमने करसे खार वाले देखा, नजारा अच्छा लगा कि नहीं लगा? ना हमने उनको डराया, ना हमने उनको धमकाया, ना हमने उनको कुछ लालच दिया, ना हमने उनको खिलाया पिलाया। वॉलंटियरली उनको एहसास हुआ कि भाई हमारे इलाके से हमेशा काउंसलर जो है कांग्रेस को ही जाते थे, वोट जो है कांग्रेस को ही जाते थे, कि यहां तक 3 नाला का नाम भी लगा दिया। गलबला साहब ने तो बहुत नाला भी बना दिया उसको। सियासी जंग के अलावा उनको कुछ नहीं मिला। यहां पे जकीर बैठे हैं, ये जानते हैं बरसू इलाके का क्या है हालात। प्रधानमंत्री मोदी जी आने के बाद इनको पीएमजीएसवाई रोड मिला, मोदी जी आने के बाद इनको सीआरएफ रोड मिला, मोदी जी आने के बाद बीजेपी हुकूमत आने के बाद इनको 4G नेटवर्क मिला, मोदी जी आने के बाद जल जीवन काम का काम उधर मिल रहा है। अरे भाई सब कुछ तो हम कर रहे हैं, तो क्या किया कांग्रेस ने? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया? इवन इनके वहां यरका सिंह से आगे जाके या वहां से थेलाब्रोक से आगे जाके ईचू पंगबर तक सारा काम तो बीजेपी कर रहे हैं। ये आप सबके सामने है, मैं मीडिया के सामने खुला बोल रहा हूं। अब देखिए ना, कल करसे खार वालों को ये एहसास हुआ, अब हमें जो है दौरे हुकूमत के साथ हमें अपना कदम बढ़ाना चाहिए। हाँ, मुसलमान होने के नाते इस्लाम के तहत अपने इबादत को सही रखो, लेकिन सियासी दौर में दुनिया कहां चल रहा है? दुनिया चांद पे जा रहे है। तो इस हिसाब से कल करसे वालों ने कदम लिया। तहसील साहब से हमारे यहाँ पे हाजी साहब बैठे हैं, पहले कितना बड़े पैमाने पे ज्वाइन हुआ। कल इनके वहां लोगों ने खुशामदीद करने के लिए बुलाया मुझे, हम सब गया वहां पे, उन्होंने शुक्रिया अदा किया। पहली बार पहलगाम पनिकर रोड पार्लियामेंट में उठा है। तो पूछो ना आपके इसी कांग्रेस वालों को, भाई आपने यहां से एमपी भेजा, किसी के समझ में नहीं है क्या पहलगाम पनिकर रोड का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है खित्ते लद्दाख के लिए, सुरुसांकू वालों के लिए, कारगिल वालों के लिए, डिफेंस के लिए, टूरिज्म के लिए। इन्होंने मुझे समझाया, मैंने उठा दिया क्योंकि सही काम है, करना चाहिए। तो इतने सारे चेंजेस जो है कारगिल में दिन ब दिन आ रहा है। यहाँ पे हमारे बीच बड़े अलीम अखुन सफदर साहब बैठे हैं, इनके तकरीर के तो सभी लोग मोहित होते हैं, फैन होते हैं, अच्छा लगते हैं और ऑथेंटिक बात रखते हैं। कल रास्ते में चलते इनकी लीडरशिप में काफी यूथ लोग हमारे साथ जुड़े हैं। अभी भी कुछ गांव से फोन आ रहे कि हमारे यहाँ आओ, हम ज्वाइन करना चाहते, टाइम नहीं दे पा रहा हूं। लंकर से ब्रोक का रास्ता इन्होंने रोक के रखा। यहां से मंसूर बैठे लंकर से का हमारे कैंडिडेट, ये जानते, आप लोग यकीन नहीं करोगे, ये पूरे करगिल के अवाम को बताने वाली चीज है। लंकर से ब्रोक वालों को वहां 12 साल पटावरी नहीं आए, छोड़िए एमपी एमएलए सीसी ईसी
भूल जाओ। इनके गांव में पटौरी नहीं किया 12 साल तक। सुनो ना, हमने रास्ता बनाने के लिए यहाँ डीसी को फोन करके पीडब्ल्यूडी उधर जीसीबी के साथ भेजा यार, उस गांव को रास्ता बना के बनाओ। आपके एनसी के काउंसलर आके रास्ता बनाने नहीं दिए। क्यों बना रहे हो, कैसे बना रहे हो? नहीं बनाएगा। अब मुझे बताओ, रास्ता रोकना किसका काम था? उधर सुनो, फिर बताओ। बोला कि स्कीम सैंक्शन करके ले आओ। मैंने बोला स्कीम मैं सैंक्शन करता हूं, एमपी फंड से मैं देता हूं, ये मेरे कौम के लोग हैं। तुरंत हमने उधर से फंड रिलीज करके मैंने बोला इसका फोटोकॉपी करो, जीसीपी के आगे चिपकाओ, ले जाओ काउंसलर के घर के सामने। 24 करोड़ यस। उसके बाद हमने इनके गांव में फेयर वेदर रोड बना के दे दिया। आज लंकर से ब्रोक वाले इतने खुश है। उसके बाद पूरे लंकर से गांव के लिए, ब्रोक के लिए 24 करोड़ का हमने सीआरएफ का फंड काल के उसमें दे दिया। तो देखो भाई, काम करने का एक मिजाज होता है। हर जगह आप सियासी करते रहोगे, हर जगह आप मजहबी जज्बा देने से। भाई लंकर से ब्रोक वाला किसके कौम है, किस धर्म को मानने वाले लोग हैं? हाँ, आप नहीं मानेंगे क्या उनको? क्या जिंदगी भर रास्ता नहीं देंगे? ये मैं मिसाल दे रहा हूं। इसी तरह करगिल में बहुत सारे मिसाल है। लिहाजा मेरे आप सभी कारकुनों से, जितने भी यहाँ पे हमारे सिस्टर्स बैठे हैं, यहाँ पे हमारे ब्रदर्स बैठे हैं, सभी लोगों को मेरे गुजारिश है, ये गांव के छोटे छोटे कहानी जो है लोगों तक आप पहुंचाइए। बताइए लोगों को बताइए कहां क्या हो रहा है। मेरे तो गुजारिश ये है, केवल ऊपर देख के सिर्फ नारेबाजी ना लगाइए पॉलिटिक्स में, नीचे देखिए ग्राउंड पे क्या हो रहा है। आपको आपके जो लीडरन ने, पूरे करगिल कौम में एनसी और कांग्रेस के लीडरन ने सिर्फ ऊपर देख के आपको जिंदाबाद मुर्दाबाद ही सिखाया है। नीचे क्या हो रहा है वो बताया नहीं, छुपा के रखा आपको। कहां घोटाला हो रहा है, कहां माफिया हो रहा है, किसको लात मार रहा है, तो बताया नहीं। इसलिए बीजेपी का काम होना चाहिए, ग्राउंड पे देखिए कहां घोटाला हो रहा है, उसको एक्सपोज करो। कहां किसको पानी रोक रहा है, वो सलिसकोट वाला हाजी साहब वहां बैठे हैं, ये जानते हैं इसके गांव में क्या हालात है। रास्ता रोकने वाला, पानी रोकने वाला, मैं तो इनके गांव में जाके बोला ये तो यजीद का काम है। हमारे मौला साहब का रास्ता किसने रोका, पानी किसने रोका? और दोनों एग्जाम्पल इनके गांव में आपको देखने को मिलेगा, जाके देखिए। भाई हमारा काम रोकना नहीं है, हमारा काम देना है, बना के देना है, सबको बना के देना है, किसी को तकलीफ ना हो, तब जाके कौम खिदमत और इलाका का तरक्की होगा। अब इनको पूछिए, ये लोग बड़े आजकल खुसुर फुसुर होना शुरू हो गया। अब कुछ 15-20 दिन बाद आपको एक फरमान जारी होगा, हाँ भाई ये करबला और कंबर 2 लोगों का ये फैसला हो गया है, पूरे करगिल कौम ने ये करना है। अरे भाई हम क्या उनका बेड़ बकरी है? हाँ, 2 लोग फैसला करेंगे पूरे करगिल उस पे? अरे पूछो ना, जोजिला टनल क्या आपने ला के दिया? लद्दाख में हज कमेटी आप लोगों ने ला के दिया? हाँ, जरा पूछो ना उनको। कारगिल के आपके द्रास में डिग्री कॉलेज का इन्होंने ला के दिया? बिलाल साहब पूछो ना, आप माइक लगा के। मोदी सरकार ने दिया कि नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एमपी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एमपी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। श्री नरेंद्र मोदी साहब जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप लोग पूछिएगा जरूर, हर मीडिया में पूछना चाहिए। बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता इनको सवाल कर दिया, हर एक कार्यकर्ता, हजारों सवाल है हमारे पास, पूछो। सांकू में आज आपका डिग्री कॉलेज चलाना शुरू किया है, क्या ये एनसी कांग्रेस ने किया? आपके करगिल में हॉस्पिटल 5 स्टार होटल की जैसा हमने बना के दिया, पूछो ना इनको, जरा पूछो तो। इतने सारे पीएमजीएसवाई रोड
इतने सारे सीआरएफ का रोड ब्रिजेस किसने ला के दिया? इन्होंने दिया क्या? ये लोग सिर्फ एक क्या काम कर सकते हैं, जो हम मोदी जी से पैसा लेके दे रहा है काउंसिल को 325 करोड़, उसमें से सब्सिडी कंपोनेंट करके प्लास्टिक और बेफ्रूट ये लोग जो है बांट सकते हैं। हमारे हाजी गुलाम साहब बैठे, वो भी मैं बताऊं, यहाँ पे हमारे तहसील से हाजी साहब बैठे। हाजी साहब को पूछो, कल हाजी साहब के कहने पे हमने इनके वहां इतने सारे रोड ब्रिजेस का सैंक्शन करके दिया। 68 करोड़ का तो ब्रिजेस का हिसाब किताब इनके पास जो हमने दिया। हाजी साहब बीजेपी में आके 2 महीना नहीं हुआ, हमने दे दिया। अब लोग खुश हुआ बीजेपी की तरफ, यार बीजेपी तो सोने के अंडा देने वाले मुर्गी है, ये तो दे रहा है दाड़ा। अब उनको इतना प्रॉब्लम हुआ, हमारे इस शबाशी काम को दबाने के लिए प्लास्टिक बांट रहे, घर घर जाके बांट रहे। ऐसे तरक्की करना है क्या? हाँ, एमपी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एमपी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लिहाजा मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप सबसे गुजारिश ये है, देखिए कारगिल के कौम को, आवाम को आप लोग बताइए, हम एनसी कांग्रेस के भेड़ बकरी नहीं है। जो ये लोग कहेंगे हम आंख बंद करके करेंगे। अब लोग सवाल खड़ा कीजिए, क्या किया अभी तक? कुछ तो बेशरम, कुछ तो हिसाब किताब दीजिए। इतना बेशरम हो के मत बैठिए, कुछ तो हिसाब किताब दे दो। अरे भाई, मैं 5 साल की हिसाब किताब आपके सामने दे रहा हूं। ये NH 301 4 गुना कंपनसेशन हम लाके दे रहे दिल्ली से, 4 गुना कंपनसेशन। लोगों को पूछो ना, एनसी कांग्रेस के दौर में कितना यहाँ पे रोड बने, कितने ब्रिजेस बने, कितने हॉस्पिटल छोटे छोटे बने, कितने स्कूल बने? क्या किसी को कंपनसेशन 4 आना दिया इन्होंने? नहीं। तो पूछो ना इनको। हम जब कंपनसेशन देते समय ये नहीं देखा कि कौन कांग्रेस है, कौन बीजेपी है, कौन एनसी है। हमने ये देखा किसका जमीन गया, किसका पेड़ पौधे गया, किसका घर गया, किसका ढांचा गया, वो देख के हम कंपनसेशन दे रहा है। अब इन लोगों का फिर सियासी शुरू। भाई नितिन गडकरी जी से, प्रधानमंत्री जी से करोड़ों पैसा हम लेके आए और ये लोग आगे जाके बोले भाई पैसा मैं ला रहा हूं, पैसा मैं ला रहा हूं। हाँ, हमको पता है उमर अब्दुल्ला साहब से ला रहे, राहुल गांधी से ला रहे। आज करगिल के हर एक व्यक्ति जानते हैं कि काम कहां से होता है, नहीं होता है। अभी यहां अखुन सफदर साहब ने अपने बात रखते समय एक उदाहरण दिया, एग्जाम्पल। मैं उसको अपने तरीके से बताना चाहता हूं। आज यहाँ पे जो कोलिशन बैठे एनसी कांग्रेस का, एनसी का पंख कट चुका है। ये काम नहीं कर सकते। काम इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनकी नियत में खोड़ है। अगर ये सही नियत से गवर्नेंस, में बार बार मीडिया में बताया ना मैंने, सही नियत से लोगों की खिदमत करने के लिए गवर्नेंस करते तो मैं सपोर्ट करता ही। अब इनके गलत नियत से यहां कारगिल के सारे हॉस्पिटल खाली रखेंगे, अपने लोगों को बाहर भेजेंगे। हम मर गए क्या? लोगों ने हमको 10,934 वोट सोने के लिए नहीं दिया, चिल्लाने के लिए दिया। जहां गलत हो रहा है वहां पे चौकीदारी करने के लिए दिया हमको। और भारतीय जनता पार्टी आज करगिल डिस्ट्रिक्ट के काउंसिल में, हम काउंसिल से बाहर नहीं है, हम काउंसिल के अंदर है और ओपोजिशन रोल प्ले कर रहे हैं हम। भारतीय जनता पार्टी ये मत सोचिए कि हम इलेक्शन हार गया तो हमारा क्या काम है ना। हम इलेक्शन नहीं हारे, हमको 10,934 वोट जो दिया है ना, हमको ये चौकीदारी करने के लिए दिया है और हम भरपूर अच्छी तरीके से अपना चौकीदारी करेंगे। इसलिए जहां ये लोग गड़बड़ करेंगे वहां हम इनका पंख कटेंगे, जहां गड़बड़ करेंगे वहां हम कैंची लेके आएंगे, इनका पंख कटेंगे। ये लोग कुछ भी बोले, ये बोले कि भाई एमपी काउंसिल को कमजोर कर रहे हैं, सेक्शन 40 के हवाला देंगे, ट्वीट कर, जो करना है करो, हमको पता है हमने क्या कर रहे हैं। गलत काम हम नहीं कर रहे, लेकिन गलत करने भी नहीं देंगे।
कांग्रेस के पैर हमें तोड़ने की जरूरत नहीं है, वो एनसी ने तोड़ दिया है। ये तोड़ दिया यहाँ पे। पूछो ना कांग्रेस के किसी काउंसलर को, काउंसिल में आपका कितना चलता है? पूछो। मुझे ये भी खबर है कांग्रेस के 10 काउंसलर करबला के पास शिकायत के लिए गया। सीसी हमारा काम ही नहीं कर रहा है। करबला से हुआ मजर हुआ चुपचाप एमपी इलेक्शन को छोड़ चुके। पता है एमपी इलेक्शन ला कोलिशन चोचन कोरंबिंग में चा करना। हाँ, वो वहां से एमपी साहब जो है टांग अड़ाते, ये होता है वो होता है, वो मजर हुआ चुप बैठ। ये अंदर की बात है उनका, पूछो ना उनके काउंसलर को। तो ये लोग अंदर के झगड़े शुरू इनका हो चुका है। बंडा फोड़ने में देरी नहीं है, लेकिन हम जो है अपने मिजाज सही रख के अपना सही काम करते जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी 12 महीना 7 दिन 24 घंटा ग्राउंड पे रह के काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी का उसूल होता है। हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में देखिए नरेंद्र मोदी जी कहां से उठ के आए, कहां से उठ के आए। देखिए आज भारतीय जनता पार्टी में जितने भारत में एमएलए है, एमपी है, मिनिस्टर है, नितिन गडकरी का स्टोरी पढ़िए, कहां से उठ के आते हैं। वो कार्यकर्ता करके स्कूटर पे चलते थे, पोस्टर चिपकाते थे इलेक्शन के टाइम पे, वहां से उठ के आए। ये भारतीय जनता पार्टी का मिजाज है। यहाँ जितने भी हमारे जो लीडर बैठे, कार्यकर्ता वर्कर बैठे हैं, हर एक में मोदी जी जैसा जज्बा होना चाहिए, हर एक में होना चाहिए। अपने आप को मोदी समझना चाहिए। कितना देश के लिए काम करते हैं हम, अपने मोहल्ले के लिए काम करें, गांव वालों के लिए काम करें, खिदमत करें, और जहां गलत होता है आवाज उठाए, आपने जोर से आवाज उठाए। आज मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, वीडियो बनाइए, ऑडियो बनाए, जहां एमसी कांग्रेस का गड़बड़ देखा तुरंत एक्सपोज कर दिया। कोई डरने की जरूरत नहीं आपको। डर वो लोग रखते हैं, मुझे पता है। कुछ लोग सीसी के पास गया, भाई साहब डॉक्टर जफर साहब ये ट्रांसफर करने, बोले कि नहीं बीजेपी वाले करने नहीं देंगे। ये डर अच्छा है, ये डर अच्छा है, ये डर होना चाहिए। ये डर इसलिए होना चाहिए ताकि गरीब का हक ना छीने, गरीब के साथ नाइंसाफी ना हो। ये डर अच्छा है, और इस डर को भारतीय जनता पार्टी ने बरकरार रखना है। काल के टूर पढ़ो, यहाँ एमपी ने टूर शुरू किया, पीछे पीछे से सीसी दौड़ने लगा। भाई काल ही आप नींद से जगे, भाई शुरू सांकू वाले तो शुरू में जिंदाबाद लगा रहा था, हमारे इलाके का सीसी बैठा है। काल पता चला सांकू हॉस्पिटल में पहुंचा ही नहीं, सीसी साहब से पहले हम पहुंच गए। वहां मैंने डॉक्टर को पूछा तो वहां बोला कि हमारे पास उधर एनेस्थेसिया नहीं है, हमारे पास पेडिट्रिशियन नहीं है। तुरंत मैंने डायरेक्टर साहब को फोन किया, फरवरी तक यहाँ पे ये 2 डॉक्टर मिलना चाहिए, और मिलेगा। उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूएंसी का कल वो कर्चे खार वाले बता रहे थे, वहां पे वो स्कूल का क्या हालत बना के रखा है। लिहाजा मेरे आज सभी वर्कर से गुजारिश है, मुबारकबाद है। आज हमारे नया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब, एक युवा लीडर, पढ़ा लिखा, काउंसिल में 5 साल काम किया, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर रहा, तजुर्बा के साथ यहाँ के सभी लोगों के साथ इतना डीलिंग अच्छे से। बहुत सारे वर्कर्स जो है अब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के वहां से काम निकाल के जा रहा है, जिनका दुख तकलीफ है, वो सारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की लीडरशिप में काम यहाँ पे पार्टी ऑफिस से हो रहा है। तो खुशी की बात है, ये हम सब के लिए फकर की बात है। इसलिए पार्टी ने डिसीजन करके नया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आप सबको दिया, इस बात की मुबारक है। लेकिन पार्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की इज्जत बरकरार रख के, इनको सपोर्ट करके पार्टी को आगे बढ़ाना हम सबका दायित्व है। पार्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के सामने मैं भी एक कार्यकर्ता हूं, हम सब एक कार्यकर्ता है, चाहे उम्र में बड़ा हो, छोटा हो, मोटा हो, पतला हो, जो भी हो। हमने इस पार्टी को आगे बढ़ाना है तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को हम सब ने कोऑपरेट करना है, सपोर्ट करना है। उसी तरह महिला मोर्चा में आगे बढ़ाना है तो महिला मोर्चा के प्रेसिडेंट को सपोर्ट करना है। युवा मोर्चा को आगे बढ़ाना है तो युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट को सपोर्ट करना है। मंडल लेवल पे
मेरे आप सबसे गुजारिश है, मंडल प्रेसिडेंट को सपोर्ट करना मंडल टीम का काम होता है। और जितने प्रेसिडेंट पे बैठे हैं उन सब में ये कभी ना महसूस करे भाई मैं ही बॉस हूं, मैं जो चाहूं ना। सभी के साथ सलाह मशवरा करके, महिला मोर्चा में मीटिंग करके, युवा मोर्चा में मीटिंग करके, पेरेंट बॉडी में मीटिंग करके, सलाह मशवरा करने के बाद पार्टी प्रेसिडेंट जो फैसला देता है उसको हम सब ने अमल करना है। हम सब के लिए खुशी की बात यह भी है, आज हमारी पार्टी में ग्राउंड पे काम करने के लिए इतने यूथ लोग बैठे हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो युवा हो, सभी लोग ग्राउंड पे आर्मी की तरह काम करते हैं धड़ाधड़ दिन रात। कल युवा मोर्चा का, महिला मोर्चा का मैं एप्रिशिएट करना चाहता हूं। ये संकल्प यात्रा मोदी जी का गारंटी चला, इतना कोऑर्डिनेट अच्छा था, हर गांव में पार्टी की ओर से मोबिलाइज हो रहा था, लोगों को बता रहा था ये होना चाहिए। पेरेंट्स बॉडी की ओर से बहुत अच्छा। कल डिटैचमेंट अटैचमेंट की इश्यू में हमारे युवा मोर्चा ने कितना रिसर्च करके मुझे इनपुट दिया, कितना अच्छा इनपुट दिया। आप लोग जब ग्राउंड के इनपुट्स देते हो तभी तो मैं काम कर पाऊंगा ना। आज हमारे पास यूथ के साथ साथ इतने सारे बुजुर्गन है, यहाँ पे सियासी तजुर्बा है, इनको काम करने के तजुर्बा है, आलिम और तालीम दोनों हासिल करके बैठे हैं, इनका भी इज्जत बरकरार रखे। कल मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब के साथ चर्चा किया था, मैंने इनको सुझाव किया, सजेशन दिया, क्या हम भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट करगिल में सभी हमारे जितने भी शर्मा लोग बुजुर्गन है उनका एडवाइजरी कमेटी बना सकते हैं क्या। अब सभी लोगों को जितने भी बोलेंगे कि भाई मैं उम्र में छोटा हूं लेकिन पार्टी में मैं बहुत सीनियर हूं, हमको भी एडवाइजरी कमेटी में डालो, ऐसा नहीं होता है। 60 साल की उम्र से ज्यादा जिन लोगों का भी हो सबको एडवाइजरी कमेटी में डालो, हमको गाइड करेंगे घर के बुजुर्ग की तरह, यहां मत चलो, यहां चलो, आराम से चलो, जल्दी चलो, है ना। अब बुजुर्गन को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हाँ शर्मा जी देखा सोचे झंडे सांगो शेपा, हमको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ बुजुर्गन को हम बोलेंगे कि भाई झंडा लेके चलो, जिंदाबाद मुर्दाबाद करो, हमको अच्छा नहीं लगेगा। ये यूथ का काम है, ये महिला मोर्चा का काम है, युवा मोर्चा का काम है, हम पेरेंट बॉडी का काम है। जितने सियासी तजुर्बा लोग बैठे हैं उनको एक कमेटी में डाल के उनके जो विजडम है, उनके जो तजुर्बा है उसको हमने लेना है और दौड़ना हमने है, मेहनत हमने करना है। क्यों? ठीक तो ये हमारे कारगिल में होना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारे बुजुर्गन भी थोड़ा मोटिवेट रहेगा, हाँ भाई पार्टी में मेरा भी इज्जत है, पूछताछ है, लोगों को भी अच्छा लगेगा। भारतीय जनता पार्टी में देखो बुजुर्गों को कितना इज्जत के साथ सर पे रख के ये लोग काम करते हैं। मेरा ये गुजारिश है, सबके सहमति हो तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब जो है अपने टीम के साथ डिस्कस करके इसका एक लिस्ट करके और सभी मंडल प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को लिस्ट दे, सजेशन करे कि मेरे मंडल में ये बुजुर्ग है, 60 साल के ऊपर है, मेरे मंडल में ये बुजुर्ग है। हाँ तो इस तरह की एक लिस्ट बना के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को सपोर्ट करे। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। इसके बाद हमारे जितने यहाँ पे मंडल के लोग आए हैं, कार्यकर्ता लोग आए हैं, आप लोगों का कोई काम है, दरखास्त है, तो मैं कोशिश करूंगा उसको यहाँ आज काम निकाल के देने का। करगिल का जहाज का मसला है, करगिल के जहाज का मसला है, इसमें टेक्निकलिटीज क्या है वो सारा सभी लोग जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम करगिल में जहाज चलाने के लिए किया शायद बहुत कम लोगों ने किया। इसको उड़ान में डाला है नरेंद्र मोदी जी ने, टेंडर किया, शुरू में इसको टेंडर लेने वाला नहीं आया, फिर हमने पहल किया, टेंडर लेने वाला आया। यहाँ पे जहाज ग्राउंड जो है एक्सपेंशन की जरूरत है। अब दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली, अब किसी को दोषी तो नहीं दूंगा, जो पहले इंजीनियरों ने ये एयरपोर्ट बना, आगे पहाड़ पीछे खाई रख दिया, अब लंबाई में एक्सटेंड नहीं कर सकते। जहाज उतारते समय इमरजेंसी में तुरंत टेक ऑफ करना हो तो आगे पहाड़ बैठे हैं। तो इतने सारे टेक्निकलिटीज है। बड़े जहाज जो है छोटे रनवे पे नहीं आ सकते, छोटे जहाज जो है इस ऑल्टीट्यूड में नहीं आ सकते, ये सारा टेक्निकलिटीज है। अब हमारे आम लोग समझते हैं, शुरू में मैंने भी सोचा भाई आर्मी का हरकुलेस रात को उतारते हैं, आर्मी का यहाँ पे इतने बड़े बड़े जहाज उतारते हैं तो सिविल को क्या प्रॉब्लम है। हम सबको ये समझना होगा, डीजीसीए के गाइडलाइन होता है, वो आर्मी के जहाज को, कल मैंने मीडिया में भी बताया, आर्मी के डिफेंस के जहाज पर्पस में बहुत सारे रूल में रिलैक्सेशन होते हैं। सिविल जहाज को वो रिलैक्सेशन नहीं देते हैं, कॉमर्शियल फ्लाइट को।
क्योंकि लोगों के जान के साथ खिलवाड़ नहीं करना। लिहाजा हमने सिविल एविएशन मिनिस्टर को बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद सिविल मिनिस्ट्री ने फिर से एग्री कर लिया कि यदि इसमें कोई प्राइवेट अलायंस वाला टेंडर में आता है तो हम जल्दी चलाएंगे। लेकिन प्राइवेट अलायंस कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, ना उनको पता नहीं कॉमर्शियल वायबिलिटी नहीं देखते या टेक्निकल फिजिबिलिटी नहीं देखते या इस रनवे के लिए उनके पास जहाज नहीं है। तो कल महास में स्पाइस जेट के सीएमडी के साथ दिल्ली के गुड़गांव में हमने मीटिंग फिक्स किया, क्योंकि मुझे ये पता है कि जब कोविड से पहले हमने इस पहल को शुरू किया तो स्पाइस जेट ने 2 साल पूरा रिसर्च किया यहाँ पे जहाज कैसे उतार सकते हैं, कौन सा फ्लाइट उतार सकते हैं, कितने सीटर उतार सकते हैं, पूरा उन्होंने डिस्कस वो किया। उसके बाद जो है कोविड आ गया तो उसके बाद ठप हो गया। कल फिर मैं उनके पास जाके उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब आप इसको शुरू करने का समय आ गया है, करना भी चाहिए। हमारे कारगिल वाले उम्मीद रखते हैं और मिनिस्ट्री का सपोर्ट भी पूरा हम देने के लिए तैयार है, लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन का भी सपोर्ट देने के लिए तैयार है। लेकिन प्राइवेट तो प्राइवेट होता है, वो अपने मालिक खुद है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि टेंडर में एक बार पार्टिसिपेट करो और यहाँ पे एक ट्रायल लैंडिंग करके देखो कि सक्सेस होता है कि नहीं होता है। होता है तो कंटिन्यू चलाइए, नहीं होता है तो आपका क्या दोषी है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी पूरा कोशिश कर रहा है कि कारगिल में जल्द से जल्द कॉमर्शियल फ्लाइट लाने के लिए। लेकिन इतने सारे 99% जो टेक्निकलिटीज है, अब वो टेक्निकलिटीज हम पॉलिटिकल प्रेशर से उसको नहीं कर सकते। डीजीसीए का अप्रूवल होना होता है, बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। यहाँ पे जहाज ऐसे घूमते समय 45 डिग्री एंगल ऐसे नहीं घूम सकते क्योंकि पैसेंजर बैठे हैं। तो ये सारा टेक्निकलिटीज जो है हमें देखना होता है, वो मिनिस्ट्री को देखना होता है, डीजीसीए को देखना होता है, या जो भी फ्लाइट यहाँ पे चले, चाहे एयर इंडिया चले या स्पाइस जेट चले या गो चले, जो भी चले, उनको ये सारे देखना होता है। लिहाजा हमें पूरा यकीन है कल दिल्ली में मीटिंग बहुत अच्छा हुआ है, ये खुशखबरी मैंने न्यूज के जरिए दिया है। यहाँ से जाने के बाद फिर हमने उसको पुश करना है। कोशिश है कि हमारे टेन्योर रहते ही कारगिल में जहाज उतारना हम शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।